और सुनाओ आदिवासियों, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। तो आओ फिर शुरू करते हैं आज वही पुराने चैप्टर का नया टॉपिक, जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं यूटरस या फिर ओवरीज के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये सिर्फ प्राइमेट फीमेल्स की मैमल्स में देखे जाते हैं। तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मिनार्क, और इसकी एवरेज ड्यूरेशन होती है 28 दिन, यानी कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन चलती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम रिलीज होगा, यानी कि हर 28 दिन में एक ओवम रिलीज होता है। अब हम कुछ हॉर्मोन्स की बात करते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन डैमेज एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है। दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरोन उस रिपेयर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी दिक्कत होगी तो प्रोजेस्टेरोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और हाँ, अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों एक साथ आ जाते हैं तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये आगे आएगा तो टेंशन मत लो क्या होते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ फेजेस को डिस्कस करते हैं। इसके टोटल 4 फेज हैं। पहला फेज है ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज के दौरान 3 से 5 दिन ये फेज चलता है और एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वो टूट जाएगा, तो उसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी। अब उसकी थिकनेस डिक्रीज हो गई तो जो शेड आउट चीज हुई है, जो फ्लूइड टूटा है वो बाहर भी तो निकलेगा। उसको बोलते हैं मेंसेस। और जिस प्रोसेस से बाहर निकलता है, इसको हम नाम दे देते हैं मेंस्ट्रुएशन। और हाँ, मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट भी हो सकता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, पुअर डाइट, ये कुछ फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पक्का पूछे जाते हैं। और ये जो मेंसेस रिलीज आउट होता है बॉडी से, ये 30 से 50 ml की अमाउंट में रिलीज आउट होता है। ये वैसे तो बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता कभी भी, बट तुम नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो इसलिए बता दिया। दूसरा फेज है प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज। ओवरीज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होते हैं, जो कि ग्रो और मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फॉलिकुलोजेनेसिस। अब 3 हार्मोन है जो कि इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो ये डैमेज एंडोमेट्रियम को रिपेयर कर देता है, यानी कि टूटी हुई एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो एफएसएच हार्मोन फॉलिकुलोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदलने में मदद करता है। और जब ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीक पर पहुंच जाएगा। जब एलएच हार्मोन पीक पर चला जाता है तो इसको हम बोल देते हैं एलएच सर्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नाम ही पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते कि एलएच सर्ज क्या होता है। अगर आ जाए तो बोल देना जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब इंक्रीज होते हैं तो हमेशा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनका नाम होता है इनिबिन, जो कि एफएसएच को इनिबिट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आता है और बोर्ड में भी, तो इसलिए इसे तो रट लेना। और हाँ, इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो इम्प्रूव हो रही है, तो ये सबसे वेरिएबल फेज भी बोला जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम पहले पतली थी फिर मोटी हो गई, इसलिए वेरिएबली अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इसलिए सबसे वेरिएबल फेज भी है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब हम बात करते हैं तीसरे फेज की, जो कि है ओवुलेशन फेज। ये 24 घंटे चलता है। और जो सेकेंडरी oocyte होता है, मैंने पिछले वाले एपिसोड में ही बताया था, वो रिलीज होता है। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होगा। मान लो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में होती है तो इसका मिड क्या होगा? 28 - 14, जो कि होगा 14th डे पर। इसका फॉर्मूला भी होता है, तो अगर तुम बोर्ड्स में लिखाओगे तो
एग्जाम चेक करने वाला थोड़ा खुश हो जाएगा और एक दो नंबर की फालतू भी दे दे, वैसे देगा नहीं, चांस बढ़ जाते हैं। और जो ओवुलेशन होता है, ये इससे पहले हमेशा जो ग्राफेन फॉलिकल बने थे वो टूट जाएंगे, यानी कि रिप्चर हो जाएंगे। ओवुलेशन तभी होगा व्हेन देयर विल बी रिप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। अब चौथे फेज की हम बात करते हैं, जो कि है ल्यूटियल या फिर सिक्रीटरी फेज। ये सबसे फिक्स्ड फेज भी बोला जाता है पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसके अंदर जो रिप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल होते हैं वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाते हैं। अब कॉर्पस लूटियम की लाइफ स्पैन क्या होती है वो जान लो। ये 14 दिन के लिए सरवाइव करता है, और 14 दिन के बाद अगर इसको ह्यूमन कोरेनिक गोनाडोट्रोपिन मिलते रहे तो ये 14 दिन के आगे भी सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलते तो ये वहीं पे डिजेनरेट हो जाता है। और कॉर्पस लूटियम बोर्ड्स में पक्का आता है। कॉर्पस लूटियम दो हार्मोन सिक्रेट करता है, सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन की अब थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन को एक प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यूटरस को प्रिपेयर कर देता है कि कुछ देर में प्रेगनेंसी होने वाली है, और ये रिपेयर एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यूटेराइन मिल्क, ग्लाइकोजन जैसी चीजों को भी सिक्रीट करता है। अब तुम अपना छोटा सा दिमाग चलाओगे और तुम्हें आइडिया आएगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो तो एम्ब्रियो की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी नेसेसरी है। तो बिल्कुल सही सोचा। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं होगा, तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो अब हम कुछ पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद वुमेन प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी के अंदर प्लासेंटा बिल्डअप होते हैं यूटेरस के अंदर, जो कि ह्यूमन कोरेनिक गोनाडोट्रोपिन बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम बनता है। और कॉर्पस लूटियम 14 दिन से ज्यादा सरवाइव करता है क्योंकि एचसीजी प्रेजेंट है। कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। ये भी एक रीजन है कि प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। मार्केट में ऐसी पिल्स हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन को डिले कर सकें। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो प्लासेंटा नहीं बन पाएगा। तो ह्यूमन कोरेनिक गोनाडोट्रोपिन नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम बनेगा, लेकिन 14 दिन के बाद डिजनरेट हो जाएगा, क्योंकि एचसीजी हार्मोन तो उसे मिल ही नहीं रहा। अब कॉर्पस लूटियम जो डिजनरेट हो चुका, वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं इंक्रीज हो पाएगा और मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसी चीज है जो कि तुम्हें रटनी पड़ेगी, जो कि बोर्ड और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्योंकि तुम एक व्यूअर हो तो मैं तुमसे आशा लगाकर बैठता हूँ कि तुम कुछ कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब वगैरह तुम देख लेना, बट कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और मैं